नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल बायो विद डॉक्टर चित्रांश में। आज से 400-450 साल पहले हुआ यूँ कि रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जैसी कोई चीज़ बनाई। उन्होंने ये सोचा कि भाई जो चीज़ें हैं उसको अगर हम और डेप्थ में या और बड़ा करके देखें तो किस तरीके की दिखेगी। तो जब रॉबर्ट हुक ने एक माइक्रोस्कोप बनाया जो कि एक प्रिमिटिव सा माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप बनाने के बाद जब उन्होंने कॉर्क सेल को ऑब्जर्व किया तो कॉर्क के टुकड़े को ऑब्जर्व किया तो उन्हें एक हनी कोम लाइक अपीयरेंस दिखा। छोटे छोटे ऐसे स्ट्रक्चर्स नजर आए उन्हें जो कि एक दूसरे के जैसे ही थे और रिपीट हो रहे थे। तो रॉबर्ट हुक ने जब ये चीज देखी तो उन्होंने इन डब्बों को या इन हनी कोम लाइक स्ट्रक्चर्स को नाम दिया सेल। तो हु डिस्कवर्ड सेल बच्चों? रॉबर्ट हुक। और इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि हम पढ़ने वाले हैं आज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ये वो वाला सेल नहीं पढ़ेंगे बेटा हम, है ना, हम एनिमल सेल और प्लांट सेल पढ़ने वाले। तो डिस्कवरी ऑफ सेल की कहानी जैसे मैंने आपको बताई, रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में खुद के बनाए एक माइक्रोस्कोप के द्वारा। सेल वर्ड जो है लैटिन वर्ड से आता है। रॉबर्ट हुक ने ही सेल वर्ड भी दिया था। सेल वर्ड जो है लैटिन लैंग्वेज से आता है और उसका मतलब होता है लिटिल रूम्स या छोटे छोटे रूम। किसी भी छोटे छोटे रूम्स को सेल कहा जाता है। तो वो आज भी बायोलॉजी में वही वर्ड इस्तेमाल हो रहा है। इतने समय पहले सेल की डिस्कवरी हुई और आज भी आप पढ़ रहे हैं, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। तो व्हाट आर दीज स्ट्रक्चर्स? एक्चुअली सेल होते क्या है? जब हम कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे यूनिट से बना होता है जिसे हम सेल कहते हैं। ये यूनिट्स लिविंग होते हैं, ये यूनिट्स रेस्पायर करेंगे, ये यूनिट्स डाइजेस्ट करेंगे, ये यूनिट्स वो सारी चीज़ें करेंगे जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। तो ये होते हैं सेल्स। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल मतलब क्या कि ये एक्चुअल में चीज़ क्या है, असल में ये है क्या, सेल क्या है, इसके अंदर क्या है। अगर मैं आपको सेल का एक रफ डायग्राम बना के दिखाऊं तो आप सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई कि मैंने एक स्फेरिकल सा ये शेप बनाया, इस स्फेरिकल शेप के अंदर एक और शेप बनाया और उसके अंदर मैंने ये डाल दिया है डीएनए। अब ये स्फेरिकल शेप क्या है? आप लोग अगर 9th क्लास में है तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये बाहर की जो मेम्ब्रेन है इसे मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहता हूँ। इसके अंदर इस तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा ही एक और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाऊं और उसके ऊपर डॉट्स लगा दूं तो ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये डॉट्स जो है ये राइबोसोम्स हैं। उसके अलावा फिर बड़े बड़े वैक्यूल्स भी होंगे इन्हीं सेल में। बड़े बड़े वैक्यूल्स के बाद गोल्गी बॉडीज होंगी। गोल्गी बॉडीज, ये इस तरीके की गोल्गी बॉडी का ऐसे डायग्राम बन सकता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी होंगे, देखो माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो एक रफ जो सेल है वो इस तरीके का नजर आएगा आपको अगर आप माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो जैसे जैसे हम इस सेल को डेप्थ में पढ़ेंगे वैसे वैसे हम एक सेल की ऑर्गेनेल्स को पढ़ते चले जाएंगे। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखो क्योंकि ऑर्गेनेल्स जो मैं बताने वाला हूँ वो बहुत ही सही और बहुत सटीक तरीके से बताने वाला हूँ। शायद आपने ये तरीका पहले किसी और जगह नहीं देखा होगा। तो बच्चों ये होता है सेल। तो 3D में सेल कैसे दिखता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये शायद इतना इंटरेस्टिंग सेल का व्यू आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। इनफैक्ट कुछ समय पहले तक मैंने भी नहीं देखा था। और ये सेल में बहुत सारी चीज़ें आपको दिख रही है। सेल है पैक्ड विथ सेल ऑर्गेनेल्स। बिल्कुल इसके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स भरे होते हैं। ढेर सारे अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अलग अलग कुछ चीज़ें शायद आप देख पा रहे हो, समझ पा रहे हैं और कुछ चीज़ें आप समझ नहीं पा रहे होंगे। इसलिए हम इस सेल को एक एक करके अच्छे से एक ऑर्गेनेल्स को 3D में पढ़ते हैं। ये हमारे पास बहुत ब्यूटीफुल सा डायग्राम है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? जैसे ये हाईलाइटेड स्ट्रक्चर जो है हमारा, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सब सेल्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। एवरी सेल हैज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस सेल को कवर करके रखती है। इसका बेसिक फंक्शन ये है कि सेल में जो भी चीज़ आ रही है, एंट्री एग्जिट हो रहा है जिस भी मटेरियल का, उस मटेरियल का एंट्री एग्जिट को चेक करना है। उसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे सेल को कवर करके रखती है और सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल्स को अपने अंदर इंट्रैप करके रखती है। तो नेक्स्ट आता है साइटोप्लाज्म।
अच्छा, ये जो हमारा जो स्ट्रक्चर जो हमें हाईलाइटेड दिख रहा है बच्चों, ये है साइटोप्लाज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो सारा ही स्ट्रक्चर हाईलाइट कर दिया आपने। तो बेसिकली होता ये है कि सेल के अंदर का जो भी ऑर्गेनेल्स को हटा के जो भी चीज़ें होती है उन्हें हम इन टोटल प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। यानी उस प्रोटोप्लाज्म को आप दो टाइप में डिवाइड कर सकते हो, पहला न्यूक्लियोप्लाज्म, दूसरा साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर का जो भी लिक्विड मटेरियल है उसे हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहेंगे, और सेल के अंदर का जो भी लिक्विड मटेरियल है उसे हम साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो साइटो वर्ड फॉर सेल और प्लाज्म वर्ड फॉर लिक्विड, तो ये है साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म के अंदर सारे एंजाइम्स और सारे के सारे जो भी सेल ऑर्गेनेल्स इंपॉर्टेंट है वो सब इसके अंदर तैरते रहते हैं बेसिकली। तो ये था साइटोप्लाज्म। अब हम आते हैं सेल के सबसे इंपॉर्टेंट या ब्रेन ऑफ द सेल पे, या सेल के दिमाग पर, जिसका नाम है न्यूक्लियस। जी हाँ, ये है न्यूक्लियस, और ये माइंड ब्लोइंग सा आपको स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का नज़र आ रहा होगा एकदम 3D में, होलोग्राम में। तो ये है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में शायद आपको कुछ चीज़ें समझ में आ रही होंगी और कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही होंगी। जब हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर आपको ये जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो हवा में उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर जो है ये है हमारे न्यूक्लियर मटेरियल, या फिर आप इनको क्रोमोसोम्स कह सकते हैं। ये एक क्रोमोसोम्स की शेप में है, इसलिए इन्हें इस तरीके की शेप है। नॉर्मली जब हम डीएनए की बात करते हैं तो डीएनए एक हॉचपॉच जैसा स्ट्रक्चर रहता है, जो मैंने अभी कुछ समय पहले जो बोर्ड पर डायग्राम बनाया था उस तरीके का। ये है अभी आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के आसपास की मेम्ब्रेन अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियस के आसपास की मेम्ब्रेन जो है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस के बाहर, तो इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज बाई लेयर्ड या टू लेयर्ड। अच्छा, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर डीएनए मटेरियल है, और न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को क्या कहते हैं, अभी कुछ समय पहले मैंने बोला न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये है न्यूक्लियस, यही सारे एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा सेल की, यही डिसाइड करेगा कि सेल में क्या होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। तो ये था बच्चों न्यूक्लियस। तो बच्चों अगला ऑर्गेनेल पर हम आते हैं जो कि है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शब्द से हमें क्या समझ में आ रहा है? एंडो मतलब अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, और रेटिकुलम वर्ड का मतलब होता है अलग सा इंटरवोवन, एक दूसरे से मिक्स्ड मैश नेटवर्क। तो एक ही चीज़ दिख रही है मेरे को पूरे सेल के अंदर जो ऐसे मैश जैसे नेटवर्क जैसी है, वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब वर्ड से आप डरो मत, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जब आप तोड़ोगे तो ये सिंपल 3 वर्ड से मिलके बना है, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे आप देख रहे हो, जो आपको पिंक कलर का, जो डार्क पिंक कलर का जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है वो है अंदर न्यूक्लियस को आसपास से इसने कवर करके रखा है। और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर छोटे राइबोसोम्स लगे हुए हैं, गोल गोल स्ट्रक्चर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जब हम देखते हैं तो ये रफ हमें नज़र आता है, इसलिए इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और चूंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो हो जाता है बेटा, वो हो जाता है प्रोटीन सिंथेसिस का। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो ऑब्वियसली दूसरा वाला स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। तो ये बाहर की तरफ जो आपको नजर आ रहा है ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आप शायद इसके स्ट्रक्चर से डिफरेंशिएट कर पा रहे होंगे कि रफ कौन सा है और स्मूथ कौन सा है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अब रफ था क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स थे, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम फंक्शन की बात करें तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन जो होता है वो होता है आपका लिपिड सिंथेसिस। क्या होता है बच्चों? लिपिड सिंथेसिस। तो ये थे 2 एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। तो बच्चों अगला जो हम अपैरेटस लेने वाले हैं, सेल ऑर्गेनेल या सेल अपैरेटस लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं गोल्गी बॉडीज या गोल्गी अपैरेटस। कैमेलियो गोल्गी करके एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी को डिस्कवर किया था। गोल्गी बॉडी बड़ा सुंदर सा एक स्ट्रक्चर ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, और ग्रीन ब्लॉब्स नजर आ रहे हैं, गोले नजर आ रहे हैं, गोल ऐसा लग रहा होगा कि आपको इन गोल्गी बॉडी से ये ब्लॉब्स जो है निकल के बाहर जा रहे हैं। तो ये बिल्कुल परफेक्ट आपको रिजेम्बलेंस दिखेगा गोल्गी बॉडी का इसमें।
कि ये जो गोल्गी बॉडीज़ का बेसिक फंक्शन ये होता है कि जो भी हमारे सेल में सिंथेसाइज हो रहा है, वो प्रोटीन हो, लिपिड हो, उनकी पैकेजिंग करता है। बेसिकली फंक्शन ये है गोल्गी बॉडी का ऑफ पैकेजिंग। तो जब हम इसको जूम करके देखेंगे तो हमें थोड़ा सा ये बात समझ में आएगी कि जो भी चीज़ें हम इस बन रही है हमारे सेल के अंदर, वो गोल्गी बॉडी में आएगी और पैकेज होगी, और पैकेज होके बबल्स के फॉर्म में निकल के बाहर जाएगी। जैसे ये बबल्स आपको निकलते हुए नजर आ रहे होंगे, एक लेफ्ट में बबल निकल रहे हैं, राइट साइड में भी बबल्स निकल रहे हैं। तो ये है आपका गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी। इसका फंक्शन है पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। अगले सेल ऑर्गेनेल पे आते हैं, जो कि है आपका पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर पावर हाउस ऑफ द सेल समझ गए हैं बच्चे तो नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं कि इस दौरान जब मैंने पावर हाउस ऑफ द सेल बोला है तो किन किन बच्चों को समझ में आ गया है कि मैं किस सेल ऑर्गेनेल की बात कर रहा हूँ। अगर जिनको समझ में आ गया है तो बहुत बढ़िया, और जिनको समझ में नहीं आया है वो समझ लें। तो मैं उस ऑर्गेनेल की बात कर रहा हूँ जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। जी हाँ बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया। ये रेड कलर के जो आपको 3 इसमें स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहे हैं मेरे सेल के अंदर, इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे सेल में जो एनर्जी प्रोडक्शन है या जो एटीपी बनाने का जो काम है, एटीपी सिंथेसिस जो है, वो इन माइटोकॉन्ड्रियाज में ही होता है। ये भी आप अगर ध्यान से देखो तो डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। एक बाहर की गोल लेयर दिख रही है और एक अंदर की वेवी सी लेयर दिख रही है, वो वेवी पैटर्न आपको नज़र आ रहा है। इसलिए ये माइटोकॉन्ड्रियाज जो है डबल लेयर्ड स्ट्रक्चर है, और ये आपकी एटीपी सिंथेसाइज करेंगे या एनर्जी बनाएंगे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं अपन, पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बच्चों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्लांट सेल और एनिमल सेल का डिफरेंस। अब फटाफट से नीचे सब्सक्राइब बटन जो दिख रहा है उसको दबा दो, लाइक कर दो, और कमेंट क्या करना है ये तो आप लोगों को पता ही है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा।